NCERTs इन यूपीएससी प्रिपरेशन, ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब आज भी काफी लोग ढूंढ रहे हैं, और इसी कड़ी में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक वीडियो जिसके थ्रू विल ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ NCERTs इन यूपीएससी प्रिपरेशन. Welcome to Shriram IAS. My name is Aman, and with me I have Mayank Bharadwaj, and we'll be discussing the importance of NCERTs in UPSC preparation. Okay, so without wasting any time, let's move to the slide number 1. Now, the slide number 1 is about why NCERTs. क्यों NCERT की जरूरत पड़ती भी है एक UPSC प्रिपरेशन के स्टूडेंट को. जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का सिलेबस जो है वो काफी हद तक ग्रेजुएशन के लाइन पे जाता है या फिर ऑप्शनल के केस में ऑनर्स के सिलेबस से अलाइंड रहता है. स्टिल एनसीईआरटी पढ़ने क्यों बोला जाता है, जो कि फाउंडेशनल है बाय नेचर, और इसके बारे में आगे मयंक सर विल टेल यू. सो द बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. अब किसी भी काम के लिए अगर आपका बेस नहीं बना हुआ है तो वो काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे. एक बिल्डिंग भी आपको बनानी है तो बेस बनाना बहुत जरूरी है. सिमिलरली एजुकेशन में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी जो एग्जाम है वो बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी रहता है. तो इस वजह से भी आपकी अगर फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड नहीं है आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होंगी. तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी का रोल क्या होता है? सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन बनाना. और अगर आपकी ये फाउंडेशनल ट्रेनिंग हो गई, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बन गया दोस्तों, उसके बाद उसके ऊपर नॉलेज की बिल्डिंग्स आप बनाते जाइए, ब्रिजेस आप बनाते जाइए, कोई इशू कभी नहीं आएगा. And we are going to see, Aman sir, about the direct questions which were asked in UPSC from NCERT. अगर आपने NCERT ठीक से पढ़ी हुई है, दिमाग लगा के पढ़ी हुई है, ढंग से पढ़ी हुई है, प्यार से पढ़ी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ यूपीएससी में जाना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पाएंगे कि सीधा एनसीईआरटी से पूछ लेगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. उससे पहले एक बात करेंगे पर्सपेक्टिव के बारे में. देखिए दोस्तों, जब आप 6th क्लास में होते हैं, 7th में होते हैं, 8th 9th 10th में होते हैं, तब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं. सेम एनसीईआरटीज आपको यूपीएससी के लिए भी पढ़ने को बोला जाता है. बट डिफरेंस क्या है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की और जब आप अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं सेम एनसीईआरटीज? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव. देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट कुछ और होता है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है. आप एनसीईआरटीज को फाउंडेशनल वैल्यू के तौर पर पढ़ते हैं. जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो शायद मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे होते हैं, अपने आप को एजुकेट करने के लिए पढ़ रहे होते हैं. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. एनीथिंग यू वांट टू ऐड? और मैं सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पर्सपेक्टिव की बात की, तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग अनदर पॉइंट. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी प्रिपरेशन जो है वो एक एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं है. Exactly. वो एक एग्जाम क्रैक करने की Exactly. प्रिपरेशन है. एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू लुक इनटू एनसीईआरटी बुक्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बिकॉज व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, इसका रेलेवेंस इस बात से तो है ही है कि वहां पर आपकी सारी की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी. साथ ही साथ लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपीएससी एग्जाम में. व्हाई? बिकॉज इन यूपीएससी मेंस एग्जाम जो कि मैटर करता है, कहने का मतलब आपके मेरिट लिस्ट में 1750 नंबर जो आपका भविष्य तय करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन में, उसमें लैंग्वेज का बहुत मेजर रोल है. बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच यूपीएससी इज गोइंग टू थ्रो ऑन योर फेस आर गोइंग टू बी वेग इन नेचर, और वहां पर जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. और ऐसा पाया गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड थ्रू वेरियस ईयर, अक्रॉस वेरियस ईयर्स, दैट the UPSC evaluators really appreciate the language which is written in the NCERTs. अगर आप वो लैंग्वेज धारण कर पाए, इम्बाइब कर पाए अपने डे टू डे लैंग्वेज में, अपने रिटन लैंग्वेज में, तो फिर वो आपके सिलेक्शन में बहुत इफेक्टिव हो जाएगा. दैट्स व्हाई दीज टू pronged things, first of all foundational understanding and then the grip over the language which UPSC likes. क्योंकि यहाँ पे एग्जाम क्रैक करने के लिए आए हैं, एकेडमिक या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं आने वाले हैं. आप अपने स्किल्स को और होन करेंगे थ्रू द लैंग्वेज और अंडरस्टैंड डेवलप करेंगे थ्रू एनसीईआरटीज. दैट्स व्हाई एनसीईआरटी इज वेरी मच रेलेवेंट. So simplicity is the key and simple language you can learn from NCERT books. Solid examples दिए रहते हैं, simple भाषा में examples दिए रहते हैं. Same, जैसे सर ने बताया, same लैंग्वेज को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, इम्बाइब कर लिया और उसी में मेंस के आंसर अगर आपने लिख दिए, तो दोस्तों ये मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है. अब एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से. देखिए, ये एनसीईआरटी की किसी एक बुक का पेज है, पॉलिटी का, चैप्टर नंबर 2 है, राइट्स इन द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखिए 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 सीधा क्वेश्चन पूछा है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और यहां पर एक्सप्लेन है सारी रिट, सेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्टियोरारी, और सीधा आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जस्ट बाय रीडिंग सिंपल स्टफ गिवन इन एनसीईआरटी। यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ सकता है मेंग सर, ये मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि ये सेम इंफॉर्मेशन तो मुझे बाकी किताबों में मिल सकती है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और से मेंस एग्जाम इज गोइंग टू बी इन सिंक विद व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटीज। Exactly. Okay, Exactly. क्योंकि the kind of synonyms which are going to be used will be appropriate only if when you read through NCERTs. Exactly. बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करता इंफॉर्मेशन को एनसीईआरटी, उतना ही देता है जितना आपको जरूरत है, जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एज यू कैन सी यहाँ पर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है 2025 में ही आया है, कहने का मतलब इस साल के पेपर में आप इसे देख सकते हैं। इसमें जो काफी सारे टेरिटोरियल रीजन है और वो किस नदी के किनारे पे स्थित थे, इनके बारे में सवाल पूछा गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर मैप के थ्रू, दो मैप्स के थ्रू, मैप 1 एंड अनदर मैप 1 ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजन्स, दीज पर्टिकुलर महाजनपद्स हैज बीन मेंशन्ड, और उसका रेफरेंस लेकर आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन, पिक्टोग्राफिक मैप बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी के अलावा किसी और किताब में अगर मिलती भी है तो उसका रेफरेंस एनसीईआरटी ही रहेगा। और जब रेफरेंस बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, कहने का मतलब एनसीईआरटी इज अवेलेबल है, देन व्हाई शुड यू ऑल गो टू एनी अदर सोर्स? ओके, एग्जैक्टली, एवरीथिंग व्हिच इज रिटन इन एनसीईआरटी। फुट नोट्स भी बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए मैप, इस मैप पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है जो 2 नंबर आपको दिलवा देगा। दोस्तों 2 नंबर इतने टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी चीज होती है। 0.1 0.2 नंबर से लोगों के कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, एंड यू हैव टू रिपीट द होल ईयर। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी है। मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम ज्योग्राफी। This was a very important question which came this year, and a lot of people got confused in this question also because this question was about isotherms. Now the thing is, जहाँ पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है इन केस ऑफ ज्योग्राफी, वहाँ काफी सारे बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं while solving a question. But if you would have read, or if an aspirant would have read from NCERTs these simple concepts through which isotherms has been explained, or the concept of isotherm has been explained, then ये क्वेश्चन जो है इसमें कोई जान नहीं बसती। एग्जैक्टली Okay. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर, द रेंज ऑफ टेम्परेचर, सब कुछ डायग्रामेटिक वे में बहुत सरल तरह से एनसीईआरटीज में दिया गया है दोस्तों। मूविंग फॉरवर्ड, Now this question is again in which a lot of students face difficulty because once these categorization they read through their whichever material they are following, after that they think that in particular सेक्टर्स पे कोई सवाल नहीं आ सकता, बट यूपीएससी ने बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछ दिया और उसमें काफी बच्चे फंस गए, और जो बहुत ही अच्छे से यूपीएससी ने बहुत ही इलिस्ट्रेटिव वे में समझाया है अपनी किताबों में। और ये तो दोस्तों 6th 7th की क्लास लग रही है। देखिए आप प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और यहाँ पर यूपीएससी वही चीज पूछा है। सेक्टर एक तरफ दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरी तरफ दी है। कितना सरल हो जाता है एनसीईआरटीज पढ़ने से। नाउ दिस वन, लुक एट दिस वन, there's a picture given here and there is information, and this is about the physical capital in Indian economy. Another question in Indian economy from the categorization of it. Yes. So that's why, as you can see here, that the items have been mentioned and their category is asked from you, that from which category that particular item belongs. And these kind of questions, of course, they're available in other sources, but they are easily available in NCERTs. NCERTs are easy to read and grasp that information. और अगर आप NCERTs से पढ़ते हैं तो ये फैक्ट भूलना आपके लिए रियली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और एग्जाम में गलत करना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और आप ये क्वेश्चन सही करके 2 नंबर लूट के चले जाएंगे। बिल्कुल। ये देखिए सोर्स देखिए आप, पेज नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लास नंबर 9 एनसीईआरटी। देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 2024 का एक और क्वेश्चन है सर, ये बायोलॉजी से। shows a unique relation with an insect that has co-evolved with it, and that is the only insect that can pollinate this tree. देखिए कितना यूनिक इंफॉर्मेशन है। Okay, it's a unique information. You know, as I have already told in other videos also that UPSC कई बार शॉक वैल्यू क्वेश्चंस लेकर आती है। ये एक शॉक वैल्यू क्वेश्चन है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको रियली में दिक्कत होगी, लेकिन जिसने एनसीईआरटी फॉलो करके पढ़ा होगा उसका एक बार ध्यान जाएगा कि इस तरीके का यूनिक इंफॉर्मेशन अगर एनसीईआरटी में मेंशन है तो फिर वो अपने आप ही यूपीएससी के लिए
इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली ओके, एंड वंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, आप उसे नोट्स में रख सकते हैं, जिसको कि आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह के यूनिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस जो है वो कभी आपके गलत नहीं होंगे। एग्जैक्टली एंड लुक एट दिस थिंग, पेज नंबर 237, क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी, सब वहीं से पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक से पढ़ने की बात है ना। अब अमन सर एक क्वेश्चन निकल के आता है, शुड एवरीवन रीड एनसीईआरटीज? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? शुड एवरीबॉडी रीड? See, the thing about NCERT is that a lot of students come to us and say that we have already studied from various reference books. Okay, I would not name those reference books, but the point is, जैसा कि हमने इस प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही बात की थी कि क्यों NCERT इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी। फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, बट लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट, अगर वो स्टूडेंट जो है, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक PSIR ऑनर्स या से हिस्ट्री ऑनर्स या किसी भी सब्जेक्ट के ऑनर्स का स्टूडेंट जो है, उसने ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट काफी डेप्थ में पढ़ लिया होगा और उन बुक्स को रेफर किया होगा जो कि जिनकी की अंडरस्टैंडिंग या जिनका जो ब्रेड्थ है, विड्थ है, वो एनसीईआरटी से ज्यादा है। लेकिन स्टिल एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो वहां पे वेरिड इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है, डेप्थ ऑफ नॉलेज का नहीं। And for varied information, one has to read NCERT so as to make their knowledge base a very wide one. Okay, and that's why NCERT reading is very important for all those people, whether they are honor students or not. एग्जैक्टली आप पीएचडी भी कर आए हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। दोस्तों बहुत से बच्चे आते हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़कर आए हैं, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी करा हुआ है, विदेशों में नौकरी की हुई है, यहाँ आते हैं यूपीएससी का अटेम्प्ट देते हैं और फेल हो जाते हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी, बेसिक बुक्स जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस निकाल के पूछता है उन्होंने वो नहीं पढ़ी होती है, दूसरा उनका पर्सपेक्टिव जो रहता है वो उन्होंने चेंज नहीं किया होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपका पर्सपेक्टिव भी बनाती है और एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव बनाती है इफ़ यू रीड इट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। इन तीनों चीज़ों को अगर आपने मिला दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस एंड एनसीईआरटी, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एग्ज़ाम निकालने के। तो आपने कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी कोर्स किया हो, कोई भी डिग्री ली हो, कोई भी मास्टर्स किया हो, एनसीईआरटी बिकम्स मस्ट। ना अनदर क्वेश्चन हियर, व्हेन शुड वन स्टार्ट टू रीड एनसीईआरटी? मेरा तो आंसर है एज सून एज पॉसिबल। आप क्या कहेंगे अमन सर? नहीं, बिल्कुल सही। देखिए क्या है, सीधी सी बात है कि आप पहली क्लास और 5वीं क्लास एक साथ नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी स्टेपिंग स्टोन है। Exactly. So that's why it is required that before you read anything else, we are not criticizing other sources. There are other standard sources also available. जैसे एग्जांपल ले रहे हैं ज्योग्राफी में जीसी लियोंग की किताब. Now the thing is, GC Leong's book has been referred for making NCERTs. It has been said, but the thing is, before going to any other book, why not read NCERTs? Exactly. It will provide you a foundational understanding of each and everything, and on the basis of it, on the basis of that foundation, you can build a good superstructure. Exactly. Okay, and that superstructure will help you fetch good marks in UPSC exam and clear this exam in the very first attempt. Exactly. दोस्तों, the day you start a preparation, you must start it with NCERT. और एक चीज़ आपको बता दूं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, कभी भी आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी प्रिपरेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका कोर होता है। अगर ये आपने किसी भी सब्जेक्ट का कोर समझ लिया तो उसके आगे कुछ भी काम करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रह जाता है। बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक्स अमन सर सबसे पहले शुरू होती है, सबसे पहले भारी किताब उठा लेंगे, सबसे पहले रेफरेंस बुक उठा लेंगे, मोटी मोटी किताब उठा लेंगे। अब जैसे जीसी लियोंग का एग्जांपल दिया, ज्योग्राफी में और भी बहुत सी किताबें होती हैं, हिस्ट्री में बहुत सी किताबें होती हैं जो बच्चे उठा के पढ़ने लगते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। होता क्या है, आप बाहर की चीज़ें तो पढ़ रहे हैं बट जो कोर है वो आपने इग्नोर कर दिया। यूपीएससी के प्रिपरेशन में फाउंडेशनल मटेरियल सबसे पहले उठाइए और फिर अपनी नॉलेज को आप एक्सपांड कर सकते हैं, बट विदाउट दिस कोर द स्ट्रक्चर विल crumble. Always remember this, students. Now, which NCERTs to read? There are many old, new, rationalized, revised. Many NCERTs are there. और ये एक clipping है, ये now the latest one. The latest one also. अब ये देखिए, ये हमने निकाला है यूपीएससी के नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन में यूपीएससी क्या लिख रहा है, देखिए यहां से पढ़िए। द क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। अब आपकी जो अवेयरनेस है ये
वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की, वो पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, सोसाइटी होगी, एनवायरनमेंट होगी, साइंस एंड टेक होगी। जनरल अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी दोस्तों? जनरल अवेयरनेस की बात है, एनसीईआरटी बढ़ाएगी आपकी जनरल अवेयरनेस, अलॉन्ग विद इट विच विल हैव रेलिवेंस फॉर करियर इन सिविल सर्विसेज। इसका मतलब साफ है कि आपको जो भी जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी बढ़ानी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एनसीईआरटीज। आप क्या बोलते हैं सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी नोटिफिकेशन से लिया गया राइटअप है। ये राइटअप हमने नहीं बनाया है, यूपीएससी का दिया हुआ राइटअप है। तो आप लोगों को समझना जरूरी है कि ये राइटअप जो है, इससे क्या क्या आप ले सकते हैं। और जैसा कि मयंक सर ने भी जस्ट बताया कि जनरल अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, सी द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, उसको एक ही बार में एक ही धुन में पढ़ पाना केवल एनसीईआरटी से ही पॉसिबल है। और उसी के थ्रू आप एक बहुत ही चौड़ा बेस बना सकते हैं अपने नॉलेज का, और वही बनाने की जरूरत है इस एग्जाम में। और साथ ही साथ जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज एंड एबिलिटी टू एनालाइज, सी बाकी किताबें आपको जरूर डेप्थ में ले जाएंगी, लेकिन जो एबिलिटी टू एनालाइज है वो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से किया गया है, क्योंकि वो किताब जो है वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए नहीं बनी है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनी है। सो दैट्स व्हाई जो 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे हैं, उनमें एनालिटिकल एबिलिटीज इम्बाइब करने के लिए उन किताबों के अंदर उन्हें एक सर्टेन फैशन से बनाया गया है। आप बस उस फैशन का फायदा उठाकर अपने एग्जाम को क्रैक करने में यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली आपने। वो जो चीज़ बच्चों को सिखाई जा रही है वो अपने लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में वो बात लिखी हुई है, यू शुड हैव द एबिलिटी टू एनालाइज। यही बच्चों को भारत की सरकार इन किताबों के द्वारा देना चाहती है, और यही यूपीएससी में ज़रूरी भी है दोस्तों। नाउ हाउ टू रीड इट, जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमको जितना एक्सपीरियंस हुआ है इस फील्ड में, वी थिंक दैट इट शुड बी रेड इन अ थेमेटिकल मैनर। आप क्या बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए थीमेटिक से आप समझिए क्या पर्पस है। सी एनसीईआरटी बुक, जैसा मैंने जस्ट आपको बताया थोड़ी देर पहले, एनसीईआरटी बुक जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई है, तो उसको एक सर्टेन फैशन में बनाया गया है। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को उसको उस धरने में पढ़ा जाए, ये कितना इफेक्टिव होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इट माइट नॉट बी दैट इफेक्टिव फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। सो यूपीएससी एस्पिरेंट के डिमांड्स को मीट करने के लिए हमने एनसीईआरटी को एक थीमेटिक वे में डिवाइड कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए हिस्ट्री तो थीमेटिक में दिया ही हुआ है। देखिए हिस्ट्री जो थीमेटिक में दिया हुआ है उसे हमने क्रोनोलॉजिकल तरीके से डिवाइड कर लिया है, which was not given in the NCERTs. Now, the NCERT which I am talking about here is the one which was launched in 2005 and which is still running, but in 2025 the new books have been launched. Now see, the relevance of the new books, the very new books, the latest books, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, उनका यूपीएससी में रेलेवेंस कितना है, इट्स येट टू बी नोन। लेकिन 2005 से लेकर 25 तक जो 20 साल किताबें रही हैं, हम उनका रेफरेंस लेके पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट्स, जैसा कि हम आपको दिखाई रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से हमने थीम में डिवाइड कर दिया है, वैसे ही हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स को हमने क्रोनोलॉजी में डिवाइड कर दिया है जो कि थीम में दिए हुए हैं। और इस तरीके से हमने एक यूपीएससी के लिए टेलर मेड कोर्स तैयार किया आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू कि आप लोग एनसीईआरटीज को यूपीएससी की जरूरतों के हिसाब से पढ़ पाए, और साथ ही साथ आपके जो सिलेक्शन में है वो पर्टिकुलर पढ़ाई हेल्प कर पाए। एग्जैक्टली अमन सर, तो ये जो कोर्स है दोस्तों, इसमें जो एनसीईआरटी का कोर्स है, थीमेटिक कोर्स है, इसमें कुछ फोकस एरियाज हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासेस में ये ध्यान दिया जाता है कि एनसीईआरटी के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जा रही है, जो भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों की हो जाए। क्लासेस को उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वी लिंक ऑल द इंफॉर्मेशन विद द कंटेम्पोरेरी टाइम्स। ये बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। आपने सुना होगा करंट अफेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हर एक चीज़ को, हर एक इंफॉर्मेशन को जब तक आप कंटेम्पोरेरी टाइम्स से नहीं जोड़ेंगे, आप यूपीएससी में थोड़ा पीछे रह जाएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई व्हाट वी डू इन आवर क्लासेस इन दिस थीमेटिक लेक्चर, दैट एनीथिंग विच वी आर टीचिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सबको कंटेम्पोरेरी टाइम से जोड़ा जाता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अमन सर आप भी बच्चों को इसमें ट्रेन करते हैं, टू रिफ्लेक्ट and to retain that reflection. Retention and reflection, इन दोनों के बारे में बताइए कुछ। देखिए रिफ्लेक्ट एंड रिटेन का बेसिक मतलब ये है कि देखिए आप जब भी कोई नॉलेज है आपका, उसको जब आप क्वेश्चंस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, जब आप आंसर कर रहे होंगे,
It is a reflection of your understanding, and the retention of the whole information will be reflected through your answers. Exactly. तो ये दोनों एक्टिविटीज को आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ही हैंडल करना है. देखिए, आंसर राइटिंग के बारे में हम फिर बात कर लेंगे कभी, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल आप पीवाईक्यूज को और यूपीएससी सिलेबस को, जैसे कि मैं सर ने कहा भी था, उसको जब तक आप नहीं इंक्लूड करेंगे अपनी तैयारी के साथ, चाहे वो आप एनसीईआरटी पढ़े चाहे कोई और किताब पढ़े, तो वो आपके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी. इसलिए वी नीड टू रिफ्लेक्ट एंड रिटेन व्हाटएवर वी आर गेनिंग आउट ऑफ एनसीईआरटीज, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन इवेंचुअली. Exactly. So यही सब दोस्तों हमारी क्लासेस में थीमेटिक लेक्चर्स में एनसीईआरटी के लेक्चर्स में किया जाता है. So this was it. Aman sir, thank you very much for joining here and explaining about NCERTs, the importance of NCERTs. I hope you have understood. If you have any question, you just have to do one thing. You have to go to the description of this video, click the link, fill the form, or you can write directly in the comments also. We are going to approach you soon. Thank you very much for joining us. Have a nice day. Jai Hind. Thank you.